देखो आज हमें थ्योरेटिकली चैप्टर जो है वाइंड अप करना है। तो हमारे पास एक टॉपिक बचता है इस चैप्टर से। ठीक है, टॉपिक को हम बोलते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। टॉपिक का नाम है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, वैसे जो जी है वो साइलेंट होता है, डी ब्रोली बोलते हैं। ठीक है, बहुत जगह पे जो स्टैंडर्ड है, और हमारे यहाँ पे सब चलता है। तो ब्रोगली बोलो ब्रोली बोलो सब सेम है। तो डी ब्रोली हाइपोथेसिस जो है वो क्या एस्टेब्लिश करती है, ये ना दो क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर। अभी हम नेक्स्ट क्लास से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, इसके कुछ जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। तो उनमें दो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या स्टैब्लिश करता है। ठीक है, और सेम जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वो क्या स्टैब्लिश करती है। तो वो तो इसकी हाइपोथेसिस के अंदर ही है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पता नहीं लगता कि उससे हुआ क्या। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, वैसे असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन है, वो ये स्टैब्लिश करता है कि जो लाइट है, लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, मतलब मैटर का भी एक तो पार्टिकल नेचर हो गया और एक हमारे पास क्या हो गया, वेव नेचर हो गया। और जो रेडिएशन है उसका भी क्या हो गया, एक पार्टिकल नेचर हो गया और एक उसका क्या हो गया, वेव नेचर हो गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है कि लाइट जो एज अ वेव पहले बिहेव करती थी, लाइट एज अ पार्टिकल भी क्या करती है, बिहेव करती है। जब हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है तो हम एज्यूम करते हैं कि लाइट एज अ फोटोन आ रही है, एक पार्टिकल की तरह आ रही है। ठीक है, सेम ऐसी ही जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वो ये बताती है कि एक पार्टिकल जो है, एक पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, कॉलेज में जाके पढ़ोगे, जैसे हमने वेव का यूज करके YDSC किया, वेव का यूज करके हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था। ये सेम एक्सपेरिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन का यूज करके भी किया गया है, बट इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है और वो भी सेम रिजल्ट देता है। जो उसका रिजल्ट है वो भी काफी हद तक वैसा आता है जो YDSC का वेव के थ्रू आता है। तो इलेक्ट्रॉन भी सेम प्रॉपर्टी जो एग्जिबिट करता है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर होता है। तो वो चीज जो है उसका जो बेसिक है वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है कि जो पार्टिकल नेचर होते हैं उनका भी क्या होता है, वेव नेचर एग्जिस्ट करता है, और वही इसकी स्टेटमेंट है। तो अकॉर्डिंग मतलब जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है उसने क्या स्टेट किया, ही स्टेटेड, या अकॉर्डिंग टू दी हाइपोथेसिस, क्या ये हाइपोथेसिस, क्या मैंने पहले से गलत प्रोनाउंस किया। तो ही स्टेटेड दैट, उसने सिर्फ ये स्टेट किया कि अ वेव इज एसोसिएटेड, अ वेव इज एसोसिएटेड किसके साथ, विद अ मूविंग मेटीरियल पार्टिकल, मतलब एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कॉल्ड मैटर वेव्स, इनका नाम जो होता है वो क्या होता है, मैटर वेव्स। एंड कोरस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लो मैटर वेव्स, और पेन चल रहा, और डी ब्रोगली वेव। ठीक है, एंड इसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, जो उस वेवलेंथ के लिए, उस वेव के लिए जो वेवलेंथ आती है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ is called, पेन में कुछ दिक्कत आ रही है, and corresponding wavelength is called d Broglie wavelength. Corresponding wavelength is called d Broglie wavelength. स्मूथ नहीं चल रहा कुछ। हाँ जी, तो ये बेसिक सा हमारे पास था। ये क्वेश्चन CBSE में आया हुआ है, और CBSE आंसर की में जब पूछा था कि स्टेट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, तो अकॉर्डिंग टू CBSE आंसर की है ना, अगर आप ये लिख देते हो सिर्फ कि लैम्डा जो है h/p होता है, तो भी फुल मार्क्स मिलते हैं। मतलब जो ऊपर स्टेटमेंट है इसके मार्क्स ही नहीं है,
आप स्टेटमेंट के साथ फॉर्मूला लिखोगे तो भी 1 मार्क्स लगेगा, सिर्फ लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी लिख दोगे तो भी 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आंसर की ना बहुत फ्लेक्सिबल होती है। अब तुम बोलोगे बस इतने से के, हाँ भाई हाँ, पर सारा पेपर ऐसा नहीं आता ना बेटा। अगर फुल स्कोर करना है तो हमें हर चीज आनी चाहिए ना। ये तो जस्ट एक पार्ट है ना। 70 मार्क्स में अगर तुझे 1 नंबर मिल भी रहा है तो क्या हो गया, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो लैम्डा जो है एच बाई पी, हाँ तुझे एक ही चाहिए तो फिर अलग बात है। तो लैम्डा जो है वो एच बाई पी है, और P का जो जनरल फॉर्मूला एक पार्टिकल के लिए वो क्या है, H अपॉन P और H अपॉन एम बी। ये फॉर्मूला बड़ा मतलब बढ़िया सा फॉर्मूला है, जबरदस्त फॉर्मूला है ये। ठीक है, मतलब इस फॉर्मूले को देखने का नजरिया होता है कि लैम्डा जो H बाई पी सिंपल सा फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट क्यों। अगर मैं H अपॉन एम वी ना भी लिखूं, मैं इसको अब अलग से लिख दूंगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब इस फॉर्मूले में ऐसा क्या है कि जो ये फॉर्मूला है एक तरीके से, सर ये फॉर्मूला ये तो हाइपोथेसिस थी। ठीक है, केस की आएगी, हम इसको प्रूव करते हैं फोटोन के लिए, वैसे कि वेवलेंथ जो है अगर लिख देंगे तो शायद इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। हाँ वो स्टेटमेंट का तो मैं अलग बात कर रहा हूँ। मैं भी बोलूँ कि फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले में क्या क्या चीज है। देखो ये मैं रफ में लिख रहा हूं यहाँ पे, जो लैम्डा है, ठीक है, वेवलेंथ, वेवलेंथ जो है ये क्या होती है, वेवलेंथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव। वेवलेंथ एक वेव की प्रॉपर्टी है, और जो p है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, ये है प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल। तो देखो लेफ्ट साइड में लैम्डा मतलब वेव नेचर है, राइट साइड में जो p है वो पार्टिकल नेचर है। जो फॉर्मूला है ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का, ये वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को स्टैब्लिश करता है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लैम्डा और p दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, एक वेव की प्रॉपर्टी है, और जो फॉर्मूला है दोनों के बीच में काम कर रहा है। और जो एच प्लैंक कांस्टेंट है वो एक तरीके से ब्रिज बन गया, किसके बीच में, कि अगर हमें वेव नेचर से पार्टिकल नेचर जाना है और पार्टिकल से वेव नेचर जाना है, तो दोनों के बीच में क्या बन गया, स्टैब्लिश बन गया। इसका प्रूफ नहीं है। देखो हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल लिखा जाता है। ये जो है कोई भी कंडीशन लोगे वो उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हमें ये चीज प्रूफ करनी है एक क्वेश्चन के लिए। तो पेपर में जो यहां से क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जो पेपर में बनता है वो बनता है कि मुझे ये फॉर्मूला जो है प्रूफ करना है, किसके लिए, फोटोन के लिए। क्वेश्चन ऐसे आता है कि शो दैट वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज इक्वल टू इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अगर एक पार्टिकल है फोटोन, उस फोटोन की जो एक्चुअल वेवलेंथ है, जिस फ्रीक्वेंसी में वो मूव करेगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगी वो वेवलेंथ, और जो उसकी पार्टिकल है तो उसकी डी ब्रॉगली से भी वेवलेंथ आएगी। तो क्वेश्चन बोलता है शो करो दोनों वेवलेंथ सेम आएंगी। मतलब ये जो लैम्डा है यही फोटोन की वेवलेंथ है, और यही लैम्डा जो होगा वो क्या होगा, फोटोन के लिए उसकी मतलब एक्चुअल वेवलेंथ भी यही है, और जो हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगी वो भी यही है। तो ये जो प्रूफ है ये बहुत अच्छा प्रूफ तो नहीं कह सकते हम, ठीक है, लेकिन पेपर में 2 मार्क्स में हमारे लिए इतना ही काम आता है। तो प्रूफ में क्या मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास कंसिडर कंसिडर अ फोटोन, ठीक है, क्या लेट कर लें, फोटोन इज मूविंग, कंसिडर अ फोटोन इज मूविंग, ठीक है, विद एनर्जी ep, ठीक है, हैविंग फ्रीक्वेंसी, लेट कर ली मैंने न्यू, एंड वेवलेंथ जो है उसकी, इस फोटोन की जो वेवलेंथ है वो मैंने लेट कर ली लैम्डा। फ्रीक्वेंसी न्यू है, वेवलेंथ क्या है इसकी, लैम्डा है।
तो मुझे ये पता है फॉर्मूला पहले से, एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है वो होती है एच न्यू, और एच न्यू को मैं लिख सकता हूँ एच सी बाय लैम्डा, ये बस पहला फॉर्मूला है, ठीक है। और मुझे एक रिलेशन ये पता है, यूजिंग मास एनर्जी इक्विवेलेंस, यूजिंग मास, बहुत अच्छा प्रूफ नहीं है वैसे ये, पर हमारे लेवल के हिसाब से यही काम आता है। यूजिंग मास एनर्जी इक्विवेलेंस, एनर्जी जो होती है वो mc स्क्वायर भी होती है, ये सेकेंड इक्वेशन आ रहा है। फोटोन की एनर्जी एच सी बाय लैम्डा, और एनर्जी जो है वो mc स्क्वायर भी है, दोनों में एनर्जी ऑफ फोटोन ही है, मतलब दोनों केस जो वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करे, तो मैंने क्या किया, दोनों को इक्वेट कर लिया। जब मैं दोनों को इक्वेट करूंगा तो mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, कौन है यार, ये डिस्टर्ब मत करो बीच में, ठीक है। तो mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, यहां से क्या आएगा, एक सी से एक सी कैंसिल, और m की जो वैल्यू यहां से आएगी वो कितनी आएगी, h बाय सी लैम्डा, m की वैल्यू यहां से आएगी हमारे पास h बाय सी लैम्डा, ठीक है। ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अब यहां से मोमेंटम जो आएगा, यहां से मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू, प्रतीक एक स्क्रीनशॉट ले लेना, मास इंटू वेलोसिटी, मास की वैल्यू है h बाय सी लैम्डा, और फोटोन मूव करता है किस स्पीड से, फोटोन मूव करता है c की स्पीड से, तो मोमेंटम जो p है उसका फॉर्मूला क्या आएगा, c से c कैंसिल, मोमेंटम जो आएगा p वो आएगा h बाय लैम्डा, और लैम्डा जो हमारे पास आएगा h बाय p। तो ये देखो यहां से, ये जो लैम्डा था जो हमने फोटोन का लेट किया है वेवलेंथ, लैम्डा फ्रीक्वेंसी न्यू, ये फोटोन की वेवलेंथ थी, और इसका यूज करके हम चेक कर रहे हैं कि जो इस फोटोन के लिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगी वो भी कितनी निकल के आ रही है, h बाई पी जो आएगा, इसको ऐसे लिखो, और h बाई पी जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, लैम्डा, मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो पेपर में ये इतना सा क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है कि हमें प्रूव करना है ये दोनों जो है वो सेम होते हैं। फोटोन की एक्चुअल वेवलेंथ, फोटोन की एक्चुअल वेवलेंथ और फोटोन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, दोनों जो है वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो ये जो है इतना सा, ये पेपर के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स का आया हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे करते हैं इसके बाद। अभी क्या है, एक चीज मैं नोट डाल के लिख रहा हूं, देखो बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं यहाँ पे लैम्डा के लिए। लैम्डा का सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने अभी लिखा है लैम्डा के लिए, वो फॉर्मूला है हमारे पास h अपॉन पी। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूं इसके अंदर, यहाँ पे हम ये नोट डाल के लिख देते हैं, ठीक है। मैटर वेव्स जो होती हैं, ठीक, किस पेन से लिखें, यहाँ लिखते हैं मैटर वेव्स, ठीक है, डू नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज। जो कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक है, उस पार्टिकल के चार्ज पर, ठीक है, जो मैटर वेव्स हैं ये पार्टिकल के चार्ज पर नहीं डिपेंड करती, ठीक है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है चार्ज के। मैटर वेव जो होती हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, ठीक है, डू नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज, सो दे आर नॉट ईएम वेव्स। मैटर वेव जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये जो हमने पहले वेव पढ़ी थी, ठीक है, उन वेव से डिफरेंट है ये, तो ये ईएम वेव का पार्ट नहीं होता। ये कभी 11th क्लास में भी था क्वेश्चन, थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर आता था क्वेश्चन ये, पर यहाँ ध्यान रखना। अभी क्या है जो काम का है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि लैम्डा जो है हमारे पास वो h बाई पी है। h बाई पी को हम लिख सकते हैं h अपॉन एम वी, पी की जो वैल्यू है वो कितनी है, h अपॉन एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। और एक चीज और देखो, यहाँ रफ में लिख रहा हूं मैं ऐसे, कि हमें एक फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पी स्क्वायर बाय 2m होती है। बताओ फॉर्मूला याद है, प्रूफ करूं, फटाफट बताओ।
क्योंकि ये चीज हमने टर्म 1 में भी की थी। सबको याद है काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m। तो यहां से p कितना आएगा, यहां से p आएगा 2m काइनेटिक एनर्जी, और इस पूरे का रूट p जो आएगा √2m काइनेटिक एनर्जी। जो p की वैल्यू आएगी वो आएगी √2m काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इसी p को मैंने ऐसे लिख दिया √2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसी p को लिख दिया मैंने √2m काइनेटिक एनर्जी। यहां पे एक चीज हम लिख देते हैं कि इफ चार्ज पार्टिकल इज accelerated through potential v। अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करते हैं पोटेंशियल v से, तो हमने ये पढ़ा है कि जो काइनेटिक एनर्जी आती है, वो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जो भी उस पर वर्क डन होगा, वो सारा वर्क डन, कितना वर्क डन होगा, QV, ये सारा वर्क डन इसके अंदर स्टोर होता है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये सेम चीज हमने जो है पहली बार चैप्टर 4 में की थी। मैंने तब आपको कहा था कि ये अभी मतलब टर्म 2 के अंदर एक चैप्टर है, वहां भी सेम चीज रिपीट होती है कि अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल v से एक्सेलरेट करता हूं, तो सारा वर्क डन उसके अंदर स्टोर होता है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास आता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QV। बोलो प्रूफ करना है या स्किप कर सकते हैं? बोलो, कोई भी बच्चा बोलेगा तो मैं प्रूफ करवा दूंगा। वैसे ये याद है आपको सभी, प्रूफ करना है या चलेगा? ठीक है, अगर याद है तो बहुत बढ़िया बात है। चैप्टर 4 में हमने किया था, ये सेम चीज की थी, एग्जैक्ट सेम चीज थी। तो वर्क डन जो है QV इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन जो है वो क्या होता है, QV, मतलब चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, वो V है। ठीक है, और वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो ऊपर ये किसके इक्वल आ जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी को फिर से मैं रिप्लेस कर सकता हूं किस चीज से, √2m, और काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू आ गई, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई QV। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई QV। तो ये इतने सारे फॉर्मूले बन गए, ये हमारे पास इतने सारे फॉर्मूले बन गए। हर एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, हर एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। ये फॉर्मूले सारा जो है आपको लर्न करना है। और ये जो मैंने टेबल बनाई है ना, ये बॉक्स बनाया है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। वो बोलता है ऐसे, अगर आप नोट्स में देखोगे तो थोड़ा और सिस्टमेटिक वे में किया हुआ है, पर बात वही है। ठीक है, थोड़ा और सिस्टमेटिक वे में किया हुआ, पर बात वही है कि क्वेश्चन आता है कि शो करो कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल v से एक्सेलरेट करते हैं, तो उसकी वेवलेंथ ही होती है h/2m/QV। तो सेम स्टेप है कि अगर v से एक्सेलरेट किया तो वर्क डन आएगा QV के इक्वल, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, लैम्डा h/p होता है, p √2m काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी कितनी, QV, खत्म डेरिवेशन। 3 या 4 स्टेप की डेरिवेशन है और खत्म। ठीक है, क्लियर है? तो एक पार्ट आपके पास ये आएगा, W जो है QV, और ये हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब अगला पार्ट क्या है हमारे पास इसी के अंदर, एक सेकंड देना, एक सेकंड दो। घर वाले डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब हम इतनी पोजीशन से बैठते हैं। हाँ जी, तो वर्क डन जो है QV, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अब देखो काम की चीज क्या है, हमने एक चीज और की थी छोटी सी पहले, वो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, मैं दोबारा उसका काम है। और वो क्या है कि कुछ ना चार्ज पार्टिकल्स आते हैं। जो चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, उन चार्ज पार्टिकल्स के लिए हमें उनका मास और चार्ज पता होना चाहिए।
तो ये भी वैसे चैप्टर 4 में पहली बार किया था, पर एक बार इसको दोबारा कर रहे हैं क्योंकि ये फिर से काम आएगा अभी। जैसे कौन कौन से चार्ज पार्टिकल हमने किए थे। पहला चार्ज पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर प्रोटॉन, फिर ड्यूट्रॉन, फिर ट्राइट्रॉन, और फिर अल्फा पार्टिकल। ये इतने चार्ज पार्टिकल थे। इलेक्ट्रॉन के लिए तो ई हो गया, प्रोटॉन के लिए पी यूज करते हैं। ड्यूट्रॉन जो था वो क्या था, ड्यूटीरियम का न्यूक्लियस। ट्राइट्रॉन क्या था, ट्रिटियम का न्यूक्लियस। और अल्फा पार्टिकल क्या था, हीलियम का न्यूक्लियस। इन सबके मास और इन सबके चार्ज हमें पता होने चाहिए। क्वेश्चंस आता है पेपर में, ये भी सेम क्वेश्चन आता है जैसा पहले किया था। इलेक्ट्रॉन का मास हम एम लिखते हैं, चार्ज ई है। प्रोटॉन के लिए एमपी, जिसको हम एम मान के चलते हैं, यहां चार्ज ई। ड्यूट्रॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन का डबल, ये ट्रिपल, और ये 4 गुना। ये वही जो ऊपर वैल्यू आ रही है मास नंबर, उससे मल्टीप्लाई करते जा रही है। और यहाँ भी ये सारे हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स हैं, तो यहाँ ई और यहाँ कितना आएगा 2e। तो ये आपके पास एक टेबल है, ये सेम टेबल आपके पास नोट्स हैं, तो नोट्स में आपके उसमें ऑलरेडी बनी हुई है टेबल, ठीक है। ये टेबल ऑलरेडी बनी है। बच्चे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही होता है, मैग्नीट्यूड कंपेयर करते हैं तो माइनस हम इग्नोर कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन करा रहा हूं, पूरा टॉपिक जो है मतलब इसका खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज है, 2 पार्टिकल हैं ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर देता हूं। फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली wavelength of deuteron and alpha particle। अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन की वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। कब, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल व्हेन बोथ आर हैविंग, पहला पार्ट सेम मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम सेम है। हर्ष वाधवा आज आ जाएगी, ठीक है। पहला पार्ट है सेम मोमेंटम, सेकंड पार्ट है सेम वेलोसिटी, थर्ड पार्ट है सेम काइनेटिक एनर्जी, और फोर्थ पार्ट है हैविंग सेम पोटेंशियल, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए आपके पास, 4 क्वेश्चन हो गए। आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि हर केस में मुझे क्या निकालना है, वेवलेंथ का रेशियो निकालना है इन कंडीशन के अंदर। तो ये देखो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, ये फॉर्मूला लिख लो। अगर मोमेंटम सेम है तो पहला फॉर्मूला यूज करेंगे h/p, ठीक है, क्योंकि यहाँ मोमेंटम डायरेक्ट p दे रखा है आपको, जो इजीएस्ट वे है सॉल्व करने का। अगर वेलोसिटी सेम है तो फिर आप यूज कर सकते हो h/mv, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी v आ रही है। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो फिर आप यूज करोगे h/2n काइनेटिक एनर्जी, होगी ये डायरेक्ट फैक्टर आपके पास आ गया। अगर पोटेंशियल सेम है तो फिर आप यूज करोगे ये v, ठीक है। और मासेस के वैल्यूज जो हैं, अब ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल हैं, ड्यूट्रॉन का मास और अल्फा पार्टिकल का मास, उनके चार्ज सब यहाँ गिवन है और रेशियो निकालना है आपको। तो सबके लिए मतलब आंसर में आप क्या करोगे, लैम्डा का जो फॉर्मूला है h/p, फिर h/mv, ये आपका दिमाग में देखो। अभी तो हम पढ़ रहे हैं तो अभी हम आप सब एक साथ लिखा हुआ है, पेपर में कोई भी एक पार्ट आएगा, सब थोड़ा ना आएंगे। तो पेपर में आपका दिमाग बिल्कुल स्ट्राइक करना चाहिए कि जो सेम दे रखा है उसका फॉर्मूला आपको यूज करना है, वही कन्वीनियंट वे होता है सोल्व करने का, जिसमें टाइम बचता है। नहीं तो आप करोगे पहले वाले का हाफ आया, गलत आया है पहले वाले का हाफ, बेवकूफी है बिल्कुल। पहले का हाफ की कैसे आएगा, तुमसे तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि तुम हाफ बोलोगे। जब सेम मोमेंटम दे रखा है तो देखो क्या आएगा,
पहले वाले का हाफ कैसे आ सकता है भाई, तो बिल्कुल गलत है। पहले वाले में मोमेंटम सेम है ना, तो लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन और लैम्डा ऑफ अल्फा पी सेम है, तो लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन लैम्डा ऑफ अल्फा वन आ गया, खत्म, कुछ करना ही नहीं इसके अंदर। पी सेम था तो वन आ गया। वेलोसिटी सेम है, तो बताओ पहले क्या आएगा, फिर मैं लिखता हूं। वी सेम है यहाँ पे, मुझे बताओ क्या आएगा, पहले आंसर बताओ, लिखो सारे आंसर। एक बच्चे ना बेवकूफी करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए पहले क्या लिखा है। पहले ड्यूट्रॉन लिखा है तो ऊपर ड्यूट्रॉन आएगा, नीचे अल्फा आएगा, हमेशा ऑर्डर ध्यान रखा करो, हमेशा ऑर्डर मैटर करता है। ऊपर ड्यूट्रॉन है, नीचे अल्फा है, ऊपर ड्यूट्रॉन है, नीचे अल्फा है, तो मतलब क्या हो गया, देखो लैम्डा का फॉर्मूला एच अपॉन एम वी है, एच कॉन्स्टेंट है, हट गया, वी सेम दे रखा है, तो लैम्डा मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर लैम्डा मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ऊपर लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन है तो इसका मास कहां पे आएगा, नीचे, और इसका मास कहां पे आएगा, ऊपर। मास ऑफ अल्फा 4m, मास ऑफ ड्यूट्रॉन 2m, तो कट के कितना आएगा, 2/1। इस सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में दे रखा है काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मैंने लैम्डा का फॉर्मूला यूज किया, एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन लैम्डा ऑफ अल्फा, क्योंकि h सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, 2 सेम है, सब हट गया, तो ऊपर आएगा मास ऑफ अल्फा और नीचे आएगा मास ऑफ ड्यूट्रॉन, और ऊपर है 4m, नीचे है 2m, कट पिट के क्या बचेगा, √2/1। और फोर्थ केस कौन सा है, फोर्थ केस है v की वैल्यू सेम है, और v वेलोसिटी नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे लैम्डा जो फॉर्मूला आएगा h अपॉन 2m क्यू वी, 4 का 2, हाँ सही लिख रहे हो। तो यहां से लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन लैम्डा ऑफ अल्फा कितना आएगा, लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन लैम्डा ऑफ अल्फा कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा अंडर रूट मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा, मास ऑफ ड्यूट्रॉन और चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन। तो मास ऑफ अल्फा है हमारे पास 4m इंटू 2e डिवाइड बाई m इंटू ई। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 2m आएगा यहाँ पे, ठीक है, 8/2 4 आएगा, तो ये 2/1 आएगा, ठीक है। बोलो क्लियर है, बोलो क्वेश्चन क्लियर है यहां तक। अगला पार्ट है, अगला पार्ट है, ये भी नोट, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है पेपर के अंदर, ऐसे हमने, हाँ सेम क्वेश्चन है रोहित, ये सेम क्वेश्चन है। आज मेरी ऑफलाइन क्लास थी, मैं एक चीज पढ़ाना भूल गया वहां पे, छोटा सा फॉर्मूला था ये क्वेश्चन मैंने वहां नहीं कराया। क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल। वैसे देखो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए, जो स्टैंडर्ड वर्ड होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल नहीं होता। दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ही, हम कई बार लिख देते हैं कि पोटेंशियल है, पर मेनली वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी। अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सीलरेट करेंगे तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी वो निकालने के लिए आता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है पेपर के अंदर, ये देखो लैम्डा का फॉर्मूला अभी किया है हमने, h अपॉन क्या होता है p, p की वैल्यू क्या होती है mv, mv को या p को हम लिख सकते हैं 2m काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है √2m/v, ये जनरल फॉर्मूला यहाँ तक। वो बोला इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो, तो क्या चेंज आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया,
m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना होता है 9.1 माइनस 31 kg, ये सब वैल्यू आपको गिवन होंगी। चार्ज कितना हो गया ई कितना होता है 1.6 माइनस 19 कूलम, और h की वैल्यू क्या होती है 6.6 10 की पावर माइनस 34। ठीक है, और क्या बचा मास q h पुट कर दिया और 2 भी कांस्टेंट है, तो सॉल्विंग we get lambda is equal to 12.27 divided by root v एंगस्ट्रॉम। पेपर के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो स्पेसिफिक पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ कितनी होगी अगर उसको इतने पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर दिया। और क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि पोटेंशियल को 4 गुना कर दिया, 16 गुना कर दिया, है ना, और तो बताओ वेवलेंथ पे क्या अफेक्ट होगा। तो दिख रहा है, अगर हम ये नहीं भी लिखते फॉर्मूला तो हमें ऊपर से भी दिख रहा है कि पोटेंशियल के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर पोटेंशियल के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे तो लैम्डा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन था आपके लिए। और एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, वो बोलता है ड्रॉ पाथ माटर ले सकते हो पर इतने में काम चल जाता हमारा फिजिक्स में। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है ड्रॉ, पहला है लैम्डा वर्सेस वी, सेकेंड ग्राफ लैम्डा वर्सेस रूट वी, और थर्ड ग्राफ लैम्डा वर्सेस 1/√। ये 3 ग्राफ हमें जो है ड्रॉ करने हैं। वो बोला है ये 3 ग्राफ जो है वो ड्रॉ करो। ठीक है, लैम्डा वर्सेस, बताओ कैसी शेप आएगी, बताओ कैसी शेप आएगी। ये तीनों क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ये तीनों क्वेश्चन पेपर में है कि इनका हमें वेरिएशन शो करना है कैसा होगा। इनवर्स वेरिएशन कैसा होता है, जो इनवर्स वेरिएशन है वो कैसा होता है। हमने इसके लिए फॉर्मूला यूज किया है तीनों के लिए। लैम्डा की वैल्यू होती है h/√2m/q_v, तो हमें यहां से दिख रहा है लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√v। लैम्डा जो है 1/√v के प्रोपोर्शनल। तो पहले ग्राफ में इधर लैम्डा है, इधर है v, सेकेंड ग्राफ में लैम्डा और यहाँ पे है √v, और थर्ड ग्राफ में है लैम्डा और यहाँ पे है 1/√v। तो v के साथ जो है वो इनवर्सली है, तो इनवर्स ग्राफ कैसा होता है, इनवर्स ग्राफ हमारे पास ऐसा होता है। ये भी √v के साथ भी इनवर्स है, तो इनवर्स ग्राफ कैसा होता है इस तरीके से। और 1/√v है, 1/√v के साथ क्या हो गया, ये चैप्टर 1 से कर रहे हैं हम। लैम्डा और 1/√v का रिलेशन कैसा आएगा, याद है, ये क्या लिखा है एक्सिस से, हाँ, लैम्डा वर्सेस 1/√v क्या आएगा, लैम्डा वर्सेस 1/√v विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन सेंटर से क्यों नहीं आई, लैम्डा वर्सेस √v विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर, लैम्डा और v का, हाँ यार वो अगर हम एक साथ बनाएंगे तो हम दिखा सकते हैं वेरिएशन, अलग अलग नहीं बता रहे हम। ठीक है, आज एस्टिमेट में मैंने 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए तभी गड़बड़ हो गई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, आपको ऑलरेडी एक ग्राफ गिवन है। देखो जितना भी हम क्या क्लास नोट्स में करते हैं ना, ये सारा का सारा जो होता है ये सब पेपर के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कुछ पेपर के होते हैं, मतलब जितने पेपर में आए हुए हैं वो तो मैं सारे यहाँ करा देता हूँ, कुछ हम अलग से कर लेते हैं, पर ये सब पेपर में तो आया ही हुआ है। ठीक है, जितना हमने क्लास में किया हुआ है। और 2 कर्व आपको गिवन है, एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, 2 कर्व गिवन है आपको। इधर है लैम्डा और यहाँ पे है 1/√v, एक ए हो गया और एक बी हो गया। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है टू पार्टिकल्स हैव सेम चार्ज। ठीक है, एंड
देयर लैम्डा वर्सेस 1/√v is shown in figure. Which one is lighter? दोनों में से कौन सा लाइटर है या हैवियर है, ये बताना है हमें। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी था कि इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा। एक क्वेश्चन ये था, इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा इस क्वेश्चन में। विच वन इज हैवियर और लाइटर। लैम्डा ए बी दे रखा है, बता सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, सही। 2 मार्क्स का आया था अभी 2-3 साल पहले, अभी 2-3 साल पहले 2 मार्क का क्वेश्चन था पेपर के अंदर ये। तो क्या करोगे इसके अंदर, विच वन इज लाइटर में बी आंसर आ गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैंने पहले निकाला लैम्डा का फॉर्मूला होता है h/√2m/q_v। इसको लिखा मैंने h/√2m/q और 1/√v को अलग कर दिया। यहां से मैंने निकाला स्लोप। स्लोप होता है हमारे पास y वेरिएबल लैम्डा और x वेरिएबल कितना है 1/√v। क्या आएगा, इस 1/√v को लैम्डा के डिवाइड में ले गए, तो हमारे पास वैल्यू बची h/√2m/q। मतलब स्लोप मास के साथ और चार्ज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और बट क्वेश्चन में गिवन है दोनों का चार्ज सेम है, तो स्लोप मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। यहाँ पे जो स्लोप है वो मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका मास क्या आएगा, कम आएगा। यहां तक ठीक है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो स्लोप है, स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, ये हम लिख सकते हैं। ए का स्लोप ज्यादा है, बी का स्लोप कम है। इम्प्लाइज स्लोप ऑफ ए आएगा h/√2m/q इज ग्रेटर देन h/√2m। ये तो मैं करके दिखाता हूं पर मुझे साफ दिख रहा है। वैसे स्लोप का मास का इनवर्स रिलेशन है, जिसका स्लोप ज्यादा है उसका मास कम आएगा, तो ए लाइटर दिख रहा है साफ साफ, पर हम यहाँ करके देख रहे हैं, मैथमेटिक्स करके दिखा रहे हैं आपको। h हट गया, q हट गया, एम बी को ले जाओगे राइट साइड में, तो यहां से आएगा एम बी इज ग्रेटर देन एम ए। तो बी जो है वो हैवी हो गया और ए क्या हो गया, लाइट हो। बोलो क्लियर है क्वेश्चन यहां तक, क्या इस पॉइंट तक क्लियर है। तो ये आपका चैप्टर थ्योरेटिकली खत्म है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं मुझे, मतलब वो थ्योरी में ही काउंट होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है, टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फेलियर एक्सप्लेन करने के लिए आता है, तो 3 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आया हुआ है। तो 3 पॉइंट होते हैं उसके, 2 मार्क्स में आएगा तो 2 पॉइंट लिख दो, 3 में आएगा तो 3 पॉइंट लिख दो। तो वो क्वेश्चन डिस्कस करना है। वैसे थियोरेटिकली चैप्टर ओवर है, तो नेक्स्ट क्लास तक हम वैसे ही चैप्टर खत्म कर देंगे इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल। ठीक है, इस टॉपिक के जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, इसके जो क्वेश्चंस हैं जैसे मैंने कराए हैं ना, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। आप असाइनमेंट देखोगे आपको लगेगा तुमने सारा कर ही लिया ऑलरेडी। ठीक है, आप पढ़ोगे क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो आपका हो जाएगा। हार्डली आपको 1 आवर लगेगा पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर, ये पूरा टॉपिक रिवाइज करने में, डी ब्रॉगली वाला। उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है आपको। जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो मेन पार्ट है जो मुझे डिस्कस करना है। इसके तो मैंने ऑलरेडी सारे कर ही लिए हैं। एक क्वेश्चन और है, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म है डी ब्रॉगली का। ठीक है, मैं वापस आता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले पार्ट पे। उसमें ना एक क्वेश्चन आता है, ये थ्योरी का पार्ट नहीं है वैसे, पर मतलब स्टैंडर्ड है, चीजें तो आती हैं, रिपीट होती हैं बार बार। तो एक ये क्वेश्चन है पेपर के अंदर, क्यों बोलता है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करना है आपको। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, सही हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, बीच में डालने की बजाय फिर से थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं। देखो यहाँ मैं रफ पार्ट करा रहा हूँ।
एक ना लाइन की इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं ये मैथमेटिक्स है थोड़ी सी। एक लाइन की इक्वेशन है, इसका नाम होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जो मैथ्स वाले बच्चे नहीं है उनके लिए लिख रहा हूं, मैथ्स को तो पता ही है, मतलब 11th क्लास से पढ़ रहे हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है लाइन के लिए, ठीक है। जिसमें एक चीज में पता है, जो मास m है, m क्या होता है स्लोप, और जो c होता है c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि कोई भी लाइन किस पॉइंट पे क्या करेगी, एक्सिस को कट करेगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये लाइन है, एक लाइन ये आई, ठीक है। तो ये लाइन कहां पे कट कर रही है वाई एक्सिस पे, वो इंटरसेप्ट है। तो अगर आपको दिख रहा है वाई एक्सिस पे ये इतने डिस्टेंस है, तो दिस इज द वाई इंटरसेप्ट। और ये जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का हमें एक फॉर्म यहाँ पे पढ़नी है, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे स्लोप m की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, स्लोप m क्या है, पॉजिटिव है, m स्लोप है और स्लोप क्या है, पॉजिटिव। स्लोप का फॉर्मूला वैसे आपको पता है क्या होता है, टेन थीटा। ये टेन थीटा पॉजिटिव है, तो मतलब एंगल जो बनेगा वो एक्यूट एंगल बनेगा। और जो c है y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट जो है वो क्या है, नेगेटिव। तो इस केस में स्लोप पॉजिटिव हो और इंटरसेप्ट नेगेटिव हो, तो लाइन की जो इक्वेशन बनती है वो यहां बनती है। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता कि स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए और जो इंटरसेप्ट है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो फिर लाइन कहां बनेगी, लाइन ऊपर की तरफ बनेगी। ये इंटरसेप्ट है इतना, ठीक है। और इस नीचे वाले केस में ये इंटरसेप्ट है। अगर हमें पॉजिटिव चाहिए होगा तो ऊपर वाली लाइन बनेगी, इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो कहां बनेगी, नीचे वाली लाइन बनेगी, ठीक। इधर एक्स एक्सिस है और इधर हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। तो मुझे भी ये लाइन नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे ये नीचे वाली लाइन चाहिए। ये पोर्शन जो है वो सी है, और ये जो स्लोप है इसका वो कितना है, एम। तो मैं इसी चीज को कंपेयर करूंगा नीचे। पहला ग्राफ जो है वो है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट करना है मुझे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से में पता है क्या होता है, वो होता है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है, पता होगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ये हमारे पास फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, याद है ना, अभी किया है, अभी मतलब एक दो क्लास पहले किया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी इज एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूंगा तो देखो मैं क्या क्या लिख सकता हूं। अगर मैं इसको ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, इस इक्वेशन से, तो जहां पे y था वहां पे क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे न्यू है, तो जहां पे x था वहां पे क्या आ गया, न्यू। तो बताओ स्लोप कितना आया इसका, बता सकते हो, आइडेंटिफाई करके क्या तुम बता सकते हो स्लोप कितना आएगा, आइडेंटिफाई करके आप बता सकते हो स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है, h, और इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, और इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, स्लोप h हो गया और इंटरसेप्ट कितना है, इंटरसेप्ट हमारे पास माइनस का w0, यहाँ प्लस सी है ना, और यहाँ माइनस का w0 आ रहा है, तो वो क्या हो गया, माइनस ऑफ w0। तो इस इक्वेशन में ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो लाइन कुछ ऐसी बनेगी। तो मैंने सेम लाइन यहाँ पे कहीं ड्रॉ कर दी, ठीक है। पहले केस में मैंने ऐसे ही कुछ एक लाइन ली और यहाँ पे ड्रॉप कर दी, मतलब ड्रॉ कर दी। ये मेरे पास फर्स्ट लाइन है, ये मेरे पास जो है वो फर्स्ट पॉइंट है। इधर कर देते हैं। नीचे का जो पोर्शन है, क्या काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है, क्या काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो वैसे ग्राफ ऊपर ही बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। ग्राफ जो बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही बनेगा। तो मैंने अभी यहाँ पे देखा जो स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है, स्लोप की वैल्यू हमारे पास है h, और जो h जो है वो कांस्टेंट है। मतलब अगर आपके पास 50 मेटल है
तो हर एक मेटल के लिए अगर आप काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व प्लॉट करोगे तो वो क्या आएगा, सबका स्लोप सेम है h। अगर सबका स्लोप सेम h है, अगर सबका स्लोप सेम h है तो कांस्टेंट है। ऐसी लाइंस जिसका स्लोप सेम होता है वो सब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, ऑल लाइंस हैविंग सेम स्लोप आर पैरेलल। अगर मैं 50 लाइन बनाऊं, मतलब मैं वो 50 मेटल्स हों और मुझे बोले कि उनका काइनेटिक एनर्जी वैसे फ्रीक्वेंसी कर्व बनाओ, तो सबका ऐसा ही कर्व बनेगा। वो आपस में लाइनें इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, वो सारी की सारी पैरेलल होंगी। क्यों, सबका स्लोप सेम है। तो मान लो मैं 5 लाइन बनाऊंगा तो पांचों कर्व कैसा आएगा, ऐसा आएगा। मैंने पहले से डाल रखा था यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं 5 लाइन बनाऊंगा तो पांचों कर्व वैसा आएगा, वो आपस में एक दूसरे पे कट नहीं करेंगी। एक क्वेश्चन आता है पेपर में, वो बोलेगा कि दो मेटल्स हैं, एक का वर्क फंक्शन W1 है, एक का वर्क फंक्शन W2 है, और उनका काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व बनाओ। तो बच्चे बनाते हैं एक कर्व ये और एक कर्व ये तो बेवकूफी है। अगर सबका स्लोप सेम है तो इसका मतलब है जो लाइंस होंगी वो लाइन सारी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। बोलो क्लियर है, क्या ये पॉइंट क्लियर है? ओके। और अब इस ग्राफ में ये जो पॉइंट है, जो जो पॉइंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, इस पॉइंट का नाम होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमने ये पहले भी बनाया हुआ ग्राफ है। सबका स्लोप सेम कैसे बेटा, देख सबका स्लोप h आ रहा है ना, सबका स्लोप प्लैंक कांस्टेंट आ रहा है, तो h की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है ना। हमने इक्वेशन का यूज करके निकाला और इक्वेशन में स्लोप सबका h ही तो आएगा। आप कोई भी मेटल हो, मेटल बदलने से वर्क फंक्शन बदलेगा ना। मैटर के बदलने से मतलब मेटल चेंज करोगे तो वर्क फंक्शन चेंज होगा, h थोड़ा बदलेगा, h तो कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए सबका स्लोप सेम है। ठीक है, तो ये आएगा न्यू जीरो। और ये जो हमारे पास इंटरसेप्ट है, ये जो इंटरसेप्ट है, इस इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आएगी ऊपर से, वो है -W0। ठीक है, वो है -W0। तो ये एक कर्व है जो पेपर में प्लॉट करने के लिए आता है। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं कि जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट इज -W0। ठीक है, पहला पार्ट ये आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस ड्रॉ करने के लिए आता है। सेम चीज यहाँ पे आती है कि हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट करना है। पहला था काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, अब है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो मैंने लिखा फॉर्मूला कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है which is equal to EV0 is given by h nu minus वर्क फंक्शन, बट मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना था। तो देखो यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके इक्वल आएगा, h by e इंटू न्यू माइनस वर्क फंक्शन बाय e। अब कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, y की जगह कितना आएगा v0, x की जगह कितना आएगा न्यू, स्लोप की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है h by e, और इंटरसेप्ट कितना आ रहा है W0 by e। बोलो क्या ये चीज समझानी पड़ेगी या समझ में आ गया? अगर लेफ्ट वाला समझ में आया है तो राइट वाले में क्या डाउट है? अगर लेफ्ट वाला समझ में आया है तो क्या राइट वाले में डाउट है कोई? सब कुछ सेम है। यहां भी स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो कर्व कैसा बनेगा, यहां भी सेम कर्व बनेगा। हाँ, ई का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ जो कर्व की शेप है वो भी क्या आएगी, फिर से यहां भी जो कर्व की शेप है वो सेम आएगी जो हमने अभी बनाई है। तो फिर से सेम कर्व, फिर से हमारे पास क्या आएगा, सेम कर्व आएगा। लेकिन अब जो इंटरसेप्ट है उसका मीनिंग बदल गया। अब जो इंटरसेप्ट है उसका मीनिंग बदल गया। यहाँ पे ये v0 है, ये न्यू है। यहाँ स्लोप कितना आएगा, यहाँ स्लोप की वैल्यू है h by e, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, और जो y इंटरसेप्ट है वो कितना आएगा, इस केस में ये जो y इंटरसेप्ट है यहां से लेके यहां तक वो आएगा -W0 by e। y इंटरसेप्ट इज -W0 by e। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है।
ठीक है, बहुत बढ़िया। ये लो, मैं आपको एक लाख, मुझे अब 2 मिनट चाहिए बस। ठीक है, हमारा वर्क जो है वो ऑलमोस्ट डन है। 2 मिनट में मुझे एक क्वेश्चन डिस्कस करना है बस इसी के बेस पे। और ये हैंग हो गया, हैंग हैंग हुआ है ना? हाँ। मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? अच्छा, नहीं वॉइस आ रही तो बढ़िया फिर। एक ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, देखो 2-3 क्वेश्चन मैं यहाँ डाल रहा हूँ। ये जो टॉपिक मैंने आपको कराया है इसी के बेस पे है। ठीक है, वापिस आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, देखो अगर आप कर पाते हो तो देखो, मतलब बहुत आसान से क्वेश्चन है, पर यह ग्राफ रीडिंग आपको आनी चाहिए। बहुत बच्चों को ना ग्राफ रीड करने में प्रॉब्लम आती है। वो पैरामीटर्स जो दे रखे होते हैं वेरिएबल एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस, उनको ध्यान से फोकस नहीं करते। जब फोकस नहीं करते तो फिर क्या होता है, ब्लंडर करते हैं पेपर के अंदर, आसान आसान क्वेश्चन के अंदर। तो ये लैंग्वेज पढ़ो क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, मतलब वो मैं यहाँ डाल रहा हूँ, कंट्रोल सी। और मतलब ये सब असाइनमेंट के क्वेश्चन ऐसे तो, एक तो क्या है, अगर हम जितना साइज यहाँ से कॉपी करते हैं ना, ये उतना ही उठाता है। कंट्रोल सी, अब बेटर। आई गेस सब तो इतना बड़ा डायग्राम बनाया है। पढ़ो क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, देखो आंसर कर सकते हो क्या? क्या ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हो? Given below is the graph between frequency of incident radiation and maximum kinetic energy of emitted photoelectron. Find the value of threshold frequency and work function from the graph. दीपांशु तोमर ने पहले का आंसर किया है और प्रतीक ने आंसर किया। और करना बच्चे आंसर, पहले पार्ट का आंसर करो। पार्थ माटा का सही है, दीपांशु का दूसरा पार्ट सही है। पहला पार्ट प्रतीक शुक्ला, वर्क फंक्शन क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? हाँ करना, बाकी बच्चे का आंसर करना। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, एक बच्चे को छोड़ के सबका गलत आंसर है पहले पार्ट का। बच्चों को ना दिक्कत क्या है, बच्चों को मैंने वही बोला ना, ग्राफ रीड करना नहीं आता है। वो सिर्फ 10 देखते हैं कि 10 है, लेकिन वो बेवकूफी ये कर जाते हैं कि भाई देखो ना ब्रैकेट में इंटू 10 की पावर 14 भी तो लिखा है। क्या फ्रीक्वेंसी 10 हो सकती है कभी इतने बड़े लेवल पे? जब इतने सारे फोटॉन्स आते हैं तो क्या 10 आंसर पॉसिबल भी है? पॉसिबल ही नहीं 10 आंसर। तो जो इंटू 10 की पावर 14 है वो दिखता ही नहीं बच्चों को ये। ठीक है ना? वो एक मीम चलता है ना, ये देखो, इधर देखो ना, पाकिस्तानी जो बच्चा आता है, तो ये देखो। हाँ, ध्यान ही नहीं दिया, अरे कोई ध्यान नहीं देता। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं ऐसे ब्लंडर करते हैं। ये इंटू 10 की पावर 14 है, ये रीड करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी? 10 × 10⁻⁴ और दूसरे पार्ट में गलती क्या करते हैं बच्चे, उनको दिखता है ये -4 है, तो बोलते हैं कि जो वर्क फंक्शन आएगा वो -4 और एनर्जी ईवी में दे रखी है तो ये आएगा। पर ये बेवकूफी है फिर से, क्योंकि अगर आप इंटरसेप्ट देखोगे तो इंटरसेप्ट में आगे माइनस भी तो था। तो -W = -4 EV है, तो यहां से W0 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 EV। ठीक है, क्लियर है? क्या क्वेश्चन क्लियर है? ओके, एक को करा दूं? क्या एक क्वेश्चन और चलेगा? तो ये लास्ट ही था। समीक्षा तूने आंसर अब किया है क्या इतना लेट?
हाँ, कंट्रोल सी। तेरा आंसर बहुत लेट आया मेरे पास। छोटा सा क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन पेस्ट किया था देन आपने बोला था कि गलत आ रहे हैं। अच्छा, नहीं मुझे अब आया है, मे बी नेटवर्क स्लो होगा। हाँ, पर अब करना क्या होता है, मैं करा ही चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा, ये देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन। इस संडे ऑफलाइन क्लास है रोहित, 11 बजे के आसपास, 11 या 12। ठीक है, बता दूंगा मैं। है मतलब यही क्वेश्चन कराऊंगा। ये जो मैंने अभी दो क्वेश्चंस कराए हैं ना, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, मैंने ऑफलाइन नहीं कराए हैं, मैं ऑफलाइन पहले कल नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ टू ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल V एंड फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन टू डिफरेंट मेटल प्लेट P and Q आर शोन इन फिगर। पहला पार्ट पूछ रहा है विच मेटल आउट ऑफ P and Q हैज द ग्रेटर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। ठीक है, देखो अब सिंपल सी बात है, बहुत मतलब ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन तो है नहीं है। ये एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और एक ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पी जो है वो कम है। जो न्यू जीरो है पी का, इट इज लेस देन न्यू जीरो ऑफ क्यू, है ना। क्यू की ज्यादा है और टी की कम है, और वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच न्यू जीरो। तो मतलब वर्क फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया पहले वाले पार्ट के अंदर जो वर्क फंक्शन आएगा किसका, क्यू का, वो ग्रेटर आएगा वर्क फंक्शन किससे, पी से। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया, ये ए पार्ट है। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, बी पार्ट बोल रहा है, अच्छा वो बोला है वर्क फंक्शन एंड लार्जर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ भी बतानी है, वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो लैम्डा जीरो ऑफ पी इज ग्रेटर देन लैम्डा जीरो ऑफ क्यू। ठीक है ना। सेकेंड पार्ट है व्हाट डज द स्लोप ऑफ लाइन डिपेंड, बता सकते हो, अभी किया हमने ऊपर। स्लोप क्या आएगा, इस लाइन का स्लोप कितना होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का स्लोप क्या होता है, अवंती का एस छोड़ना होता है, क्या कर रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, दो कर्व है, दोनों में से एक आना है पेपर में, या तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी होगा तो स्लोप h है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी होगा तो स्लोप कितना आ रहा है, h बाई ई। ठीक है, तो वहां स्लोप कितना आ रहा है, h बाई ई। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी इस केस में, इस केस में आंसर जो हमारा आएगा स्लोप का वो आएगा h बाई ई। अगला पार्ट क्या है, एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच मेटल गिव्स आउट इलेक्ट्रॉन हैविंग लार्जर काइनेटिक एनर्जी। सर आपने फर्स्ट पार्ट में वेवलेंथ का कैसे निकाला, वेवलेंथ एस सी बाय लैम्डा है ना, वर्क फंक्शन जो होता है डब्ल्यू जीरो वो एच न्यू जीरो है, और एच न्यू जीरो आएगा एच सी बाय लैम्डा जीरो। तो वर्क फंक्शन लैम्डा के साथ इनवर्सली है। अब स्लोप भी हो गया। थर्ड पार्ट में हमें बताना है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, पी से या क्यू से, अगर एनर्जी सेम है फॉर द सेम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट। यही सब क्वेश्चन जो है ना, जो सी पार्ट है, यही सब क्वेश्चन मुझे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने हैं न्यूमेरिकल के अंदर। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन ना माइनस में है, वर्क फंक्शन माइनस का मतलब ये हो गया कि फॉर लार्ज काइनेटिक एनर्जी, फॉर लार्ज काइनेटिक एनर्जी वर्क फंक्शन क्या ना चाहिए, डब्ल्यू जीरो मस्ट बी स्मॉल, है ना। भाई ये माइनस में एच न्यू फिक्स है,
तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी अगर आपको चाहिए तो W0 क्या होगा, कम होगा। तो जिसका W0 कम है, ठीक है, डेट इज फ्रॉम मेटल P, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्रॉम मेटल P, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट विद लार्ज काइनेटिक एनर्जी। तो आज के लिए हम यहां तक करेंगे। तो फिर हाँ कह सकते हैं, देख शुक्ला कह सकते हैं, ठीक है। अभी उसी पार्ट को डिस्कस करेंगे हम। तो यहां तक है आज के लिए, कल मिलते हैं, बाय बाय। मतलब कल मतलब संडे मिलेंगे, बाय बाय।